नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पहला चैप्टर जिसका नाम है परिमेय संख्या, उसमें परिमेय संख्या के बारे में पूरा परिचय पढ़े थे। तो आज उसके आगे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले कल जो पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। कल हमने पढ़ा था परिमेय संख्याओं में पहला पढ़ा था प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ा था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो और शून्य भी हो। मतलब ये हुआ कि पूर्णांक संख्या में मान प्लस में भी होगा, संख्याओं का मान माइनस में भी होगा और संख्याओं का मान शून्य भी हो सकता है। तीसरा हमने पढ़ा था परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q का मतलब हुआ जिसे फ्रैक्शन में लिख सके या फिर जिसे भिन्न में लिख सके। और इसमें एक और शर्त होता है, Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। P का मान 0 हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि बट्टा के ऊपर 0 आएगा तो परिमेय संख्या में माना जाएगा, लेकिन अगर बट्टा के नीचे 0 आया तो उसको हम लोग परिमेय संख्याओं में नहीं मानेंगे। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में। तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में पहला गुणधर्म है समवृत्त। तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में पहला है समवृत्त। और समवृत्त में पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, फिर पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, फिर पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या और फिर पढ़ेंगे परिमेय संख्या। तो समवृत्त में प्राकृत संख्या और पहले पढ़ेंगे इसमें योग के बारे में, योग का वाला समवृत्त का नियम, फिर व्यकलन वाला समवृत्त का नियम, फिर गुणन वाला समवृत्त का नियम और फिर भाग वाला समवृत्त का नियम। तो पहले पढ़ते हैं योग वाला में। समवृत्त का मतलब ये हुआ, अगर हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई भी 2 प्राकृत संख्या हम लोग लेंगे और उन दोनों का योग करेंगे योग वाला में और देखेंगे उन दोनों का योगफल। अगर योगफल भी अगर प्राकृत संख्या आ गया तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत समवृत्त है। अगर दोनों का योगफल प्राकृत संख्या नहीं आया तो लिखेंगे कि प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत समवृत्त नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में पहला गुणधर्म है समवृत्त और समवृत्त में पहला है प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या में पहले पढ़ेंगे योग के बारे में। तो योग का मतलब ये हुआ कि पहले हम लोग 2 को प्राकृत संख्या लेंगे। पहला संख्या हम लोग लेते हैं 8। 8 भी प्राकृत संख्या है। योग में पढ़ रहे हैं तो बीच में प्लस का चिन्ह। दूसरा हम लोग संख्या लेते हैं 5। 5 भी प्राकृत संख्या है। उसके बाद इन दोनों का योगफल देखेंगे कितना होगा। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 13। अब देखेंगे 13 क्या प्राकृत संख्या है? तो प्राकृत संख्या का नियम क्या होता है? 1 से लेकर अनंत तक की सारी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। तो 13 भी प्राकृत संख्या में आएगा। लिखेंगे 13, यहाँ पे लिख देंगे प्राकृत संख्या है। इसके बारे में लिखेंगे अतः प्राकृतिक संख्या योग के अंतर्गत समवृत्त है। ठीक है ना। दूसरा हम लोग इसमें गुणधर्म पढ़ेंगे प्राकृत संख्या में व्यकलन के बारे में। व्यकलन को घटाव भी बोलते हैं। शाब्दिक रूप होता है घटाव। व्यकलन का शाब्दिक रूप क्या होता है? घटाव। घटाव में पढ़ेंगे सेम, उसमें भी अगर समवृत्त का नियम पढ़ रहे हैं, यहाँ भी 2 प्राकृत संख्या लेंगे। घटाव वाला पढ़ रहे हैं तो उनमें दोनों में माइनस का चिन्ह। उसके बाद देखेंगे उन दोनों को घटाने के पर क्या प्राकृत संख्या आ रहा है। अगर हम लोग पहला प्राकृत संख्या मान लेते हैं 7 और घटाव वाला पढ़ रहे हैं तो बीच में किसका चिन्ह देंगे? माइनस का। और दूसरा हम लोग प्राकृत संख्या ले लेते हैं 11। दोनों तो हो गया प्राकृत संख्या। अब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना माना जाएगा? 7 - 11 हो जाएगा -4। क्या -4 प्राकृत संख्या है? नहीं, -4 प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक की संख्याओं को कहते हैं और उसमें मान है माइनस में। माइनस वाला मान होता है पूर्णांक संख्या का। पूर्णांक संख्या का होता है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। यानी माइनस आया है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः प्राकृतिक संख्या व्यकलन के अंतर्गत समवृत्त नहीं है। फिर आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा पढ़ेंगे हम लोग गुणन के बारे में। गुणन को बोलते हैं गुणा। यहाँ भी समवृत्त वाला पढ़ रहे हैं। यहाँ भी 2 को प्राकृत संख्या लेंगे, उन दोनों का गुणा करेंगे और देखेंगे कि उनका गुणनफल क्या प्राकृत संख्या आ रहा है। पहला हम लोग गुणन में ले लेते हैं प्राकृत संख्या है 5। गुणन वाला पढ़ रहे हैं तो बीच में गुणा का चिन्ह और दूसरा ले लेंगे 7। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35। क्या 35 प्राकृत संख्या है? जी, 35 प्राकृत संख्या है, क्योंकि 1 से अनंत तक की सभी संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः प्राकृतिक संख्या गुणन के अंतर्गत समवृत्त है।
तीसरा हमारा संख्या है, तीसरा ले लेंगे भाग, पहले योग पढ़ लिए, फिर व्यकलन, फिर गुणन और चौथा आ गया भाग। भाग वाला नियम में कम से कम 2 संख्याओं लेकर चेक करना पड़ता है, क्योंकि किसी संख्या में भाग वाला पूर्ण रूप से कट जाता है, प्राकृतिक संख्या बन जाता है, लेकिन कोई संख्या में नहीं कटता है पूर्ण रूप से, वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसीलिए भाग वाला में चेक करने के लिए 3 अलग अलग संख्या मानकर हम लोग चेक करते हैं। अगर पहला हम लोग ले लेंगे 4 और भाग है तो बीच में भाग का चिन्ह, और दूसरा लेंगे 2। अगर 4 में से 4 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2। 2 तो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन अगर हम लोग पहला मान रहे हैं 4 और भाग है तो बीच में भाग का चिन्ह, और दूसरा संख्या हम मान लेते हैं 3, तो क्या हो जाएगा, 4 3 से कभी पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। तो भाग का एक और अर्थ होता है बट्टा या फिर भिन्न। तो इस 4 भाग में 3 है तो इसे 4/3 लिख सकते हैं। क्या ये 4/3 प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, 4/3 परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे 4/3 प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं तो प्राकृतिक संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। आशा है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं शुरू से। हम लोग पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में। इसमें पहला गुणधर्म है समृद्ध, और समृद्ध में पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। और प्राकृतिक संख्या में पहला है योग, और समृद्ध का मतलब होता है योग वाला में कम से कम 2 को प्राकृतिक संख्या लेंगे, उन दोनों का गुणनफल देखेंगे, क्या योगफल देखेंगे क्या प्राकृतिक संख्या आ रहा है। पहला हम लोग ले लिए 8, योग है तो बीच में योग का चिन्ह, और दूसरा संख्या हो जाएगा 5। इन दोनों को जोड़ने पर आ जा रहा है 13। तो 13 प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अतः प्राकृतिक संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है। दूसरा हम लोग लेते हैं गुणन, व्यकलन या फिर घटाव, व्यकलन को घटाव भी बोलते हैं। यहाँ भी समृद्ध वाला नियम में 2 को प्राकृतिक संख्या लेंगे, उन दोनों को घटाएंगे और देखेंगे क्या उन दोनों को घटाने के बाद प्राकृतिक संख्या आ रहा है। पहला संख्या हम लोग ले लिए 7, बीच में माइनस है तो माइनस का चिन्ह। दूसरा हम लोग लेते हैं 11, इन दोनों के घटाने पे कितना हो जाएगा, -4। क्या -4 प्राकृतिक संख्या है? बोलेंगे नहीं, -4 पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे -4 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं अतः प्राकृतिक संख्या व्यकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। तीसरा हम लोग पढ़े हैं गुणन। यहाँ भी हम 2 संख्या लेंगे, गुणन है तो बीच में गुणा का चिन्ह, और देखेंगे उसका गुणनफल क्या प्राकृतिक संख्या आ रहा है। यहाँ पे 5 गुणे 7 कर सकते हैं, और इन दोनों को गुणा करने पे कितना हो जाएगा, 35। क्या 35 प्राकृतिक संख्या है? बोलेंगे जी बिल्कुल, 35 प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अतः प्राकृतिक संख्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। चौथा हम लोग पढ़ेंगे भाग। भाग में पढ़ने के लिए हमको कम से कम 2 अलग अलग संख्याओं को मानकर बनाना है, क्योंकि भाग में जो होता है कभी कभी संख्या अगर लेते हैं कोई संख्या तो उसमें प्राकृतिक संख्या आ जाता है, लेकिन कोई संख्या पे प्राकृतिक संख्या नहीं आता है। और पहला हम लेते हैं 4, भाग है तो बीच में भाग का चिन्ह, और दूसरा संख्या हो जाएगा 2। अगर इन दोनों को भाग दे देंगे 2 हो जाएगा। 4 में अगर 2 से भाग करें तो कितना हो जाएगा, 2। क्या 2 प्राकृतिक संख्या है? बोलेंगे जी बिल्कुल 2 प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर यहाँ पे हम 4 और भाग यहाँ पे 2 ना करके अगर 3 कर दे तो क्या 3 से 4 पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, भाग का एक अर्थ होता है बट्टा या फिर भिन्न। तो 4 भाग में 3 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/3। क्या 4/3 प्राकृतिक संख्या है? बोलेंगे नहीं, 4/3 परिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4/3 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः प्राकृतिक संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर अब आगे का देखते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में। पहला हम लोग पढ़ लिए प्राकृतिक संख्या में, अब दूसरा संख्या है हमारा पूर्ण संख्या। फिर पूर्ण संख्या में हम लोग का गुणधर्म है समृद्ध, इसमें भी वही काम करेंगे। पहले हम लेते थे प्राकृतिक संख्या, यहाँ लेंगे पूर्ण संख्या। योग वाला पढ़ेंगे पहला, योग में पहला पूर्ण संख्या लेंगे, हम लोग 0 ले सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर अनंत तक। तो पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म में पहला है योग, योग में और योग वाला पढ़ें तो बीच में जोड़ का चिन्ह दे देंगे। दूसरा संख्या हम लेते हैं 7, क्योंकि 7 भी पूर्ण संख्या है। 0 से अनंत तक सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, और इन दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। 0 और प्लस 7 करेंगे तो कितना होगा, 7। तो क्या 7 पूर्ण संख्या है? बोलेंगे जी बिल्कुल 7 पूर्ण संख्या है। इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अतः पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है।
अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे व्यकलन। व्यकलन मतलब होता है घटाव। यहाँ भी हम लोग दो को पूर्ण संख्या लेंगे और उन दोनों को घटाएंगे। पहला हम लोग संख्या ले सकते हैं 7। 7 पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। यहाँ पे अगर घटाव वाला पढ़ रहे हैं यानी व्यकलन वाला तो बीच में माइनस का चिन्ह। दूसरा हम लोग संख्या ले सकते हैं 17। 17 भी पूर्ण संख्या है। अब इन दोनों को घटाएंगे। 7 - 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -10। -10 क्या पूर्ण संख्या है? बोलेंगे नहीं, -10 पूर्ण संख्या नहीं है, -10 पूर्णांक संख्या है। और हम लोग पूर्ण संख्या वाला पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, -10 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पे नीचे लिखेंगे अतः पूर्ण संख्या व्यकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तीसरा हम लोग पढ़ना है गुणन यानी गुणा के बारे में। यहाँ भी हम लोग दो को पूर्ण संख्या लेंगे, उन दोनों का गुणा करेंगे और देखेंगे गुणनफल क्या पूर्ण संख्या आ रहा है। पहला हम लोग और संख्या ले लेते हैं 0 और गुणन है तो बीच में गुणा का चिन्ह। दूसरा संख्या हम लेते हैं 19। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 0 गुने 19 तो कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुणा करे या फिर 0 से किसी भी संख्या में भाग करे, मान कितना होता है? 0। तो 0 में अगर 19 से गुणा किए तो कितना हो जाएगा? 0। क्या 0 पूर्ण संख्या है? बोलेंगे बिल्कुल 0 पूर्ण संख्या है। 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं होती है। तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं अतः पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है। चौथा हमारा है भाग। भाग वाले में पहले बता चुके हैं प्रकृत संख्या में। भाग वाला जब भी हल करना है कम से कम 2 या फिर 3 अलग अलग संख्या मानकर बनाना है, क्योंकि भाग वाला होता है ना, कभी किसी संख्या पे सम्मिलित हो जाएगा लेकिन किसी संख्या पे सम्मिलित नहीं होगा। और सम्मिलित का शर्त यह है हर संख्या पर यानी कोई भी संख्या ले सम्मिलित होना चाहिए। इसलिए भाग वाला बनाने के लिए कम से कम 2 संख्या अलग अलग संख्या लेकर बनाना पड़ता है। और पहला संख्या हम ले लेते हैं यहाँ पे 12, भाग है 3, और दूसरा संख्या लेते हैं 3। अब 12 में 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। क्या 4 पूर्ण संख्या है? बोलेंगे जी बिल्कुल 4 पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे अलग संख्या ले, पहला संख्या 12, भाग है तो बीच में भाग का चिन्ह, अगर हम लोग 3 के जगह पे दूसरा संख्या 7 ले ले, क्या भाग होगा पूरा पूरा? बोलेंगे नहीं होगा। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? भाग का मतलब क्या होता है? भाग का मतलब बट्टा भी होता है। तो 12 भाग में 7 है तो इसको हम लोग 12/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 12/7 पूर्ण संख्या है? बोलेंगे 12/7 पूर्ण संख्या नहीं है। 12/7 क्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12/7 पूर्ण संख्या नहीं है। अतः हम लोग नीचे लिख सकते हैं ना, अतः पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। आशा है कि आप लोगों को वीडियो पूरा समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार शुरू से रिवीजन करा देते हैं। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला गुणधर्म जो है सम्मिलित प्राकृतिक संख्या वाला बता दिए हैं। दूसरा पढ़ रहे हैं हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में पहले हम लोग पढ़ेंगे योग, फिर व्यकलन, फिर गुणन, फिर भाग। योग वाला में पहले हम लोग 2 को पूर्ण संख्या लेंगे और देखेंगे उन दोनों का गुणनफल क्या पूर्ण संख्या आता है। यहाँ पे पहला अगर हम लोग पूर्ण संख्या ले 0, क्या 0 पूर्ण संख्या है? बोलेंगे जी बिल्कुल 0 पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को कहते हैं। यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं 0 और योग वाला पढ़ने तो बीच में प्लस और दूसरा संख्या लेते हैं 7। तो 0 और 7 कितना हो जाएगा? 7। क्या 7 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है। तो यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं अतः पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे व्यकलन। व्यकलन का मतलब होता है घटाव। यहाँ भी हम लोग 2 को पूर्ण संख्या लेंगे और उन दोनों को घटाएंगे और देखेंगे उन दोनों को घटाने पे क्या पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। हम लोग पहला संख्या अगर ले ले 7, व्यकलन है यानी घटाव तो बीच में माइनस का चिन्ह। दूसरा संख्या लेते हैं हम लोग 17, तो 7 में से अगर 17 को घटाएं तो कितना हो जाएगा? -10, क्योंकि -17 जो है माइनस में है और 17 सबसे बड़ा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? -10। क्या -10 पूर्ण संख्या है? बोलेंगे नहीं, -10 पूर्ण संख्या नहीं है। -10 पूर्णांक संख्या होता है, क्योंकि पूर्णांक संख्या ही ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः पूर्ण संख्या व्यकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तीसरा है गुणन। गुणन में भी 2 को पूर्ण संख्या लेंगे, उन दोनों का गुणा करेंगे और देखेंगे कि उन दोनों का गुणनफल भी पूर्ण संख्या आ रहा है। यहाँ पे अगर पहला हम लोग लेते हैं 0, क्या 0 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को कहते हैं। गुणन वाला पढ़ने तो बीच में गुणा का चिन्ह और दूसरा संख्या लेते हैं 19।
और 0 में 19 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से अगर गुणा करे या फिर 0 में किसी भी संख्या से भाग करे मान हमेशा 0 होता है। तो 0 में 19 से गुणा किया तो कितना हो गया 0। क्या 0 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है, लिखेंगे 0 पूर्ण संख्या है। इसलिए हम लोग नीचे लिख सकते हैं अतः पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। और चौथा है भाग। भाग में क्या करेंगे? पहले बताए हैं प्रकृत संख्या में भाग में कम से कम 2 अलग अलग संख्या मान के बनाना है, क्योंकि भाग में किसी संख्या में मान समृद्ध हो सकता है और किसी संख्या में मान समृद्ध नहीं होता है। और समृद्ध का सूत्र ये होता है कि हर एक संख्या में मान समृद्ध होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं पहला संख्या अगर लेते हैं 12, भाग वाला पड़े तो बीच में भाग का चिन्ह, और दूसरा संख्या हो जाएगा अगर बीच में भाग का चिन्ह और दूसरा संख्या है 3। अगर 12 में 3 से भाग करें तो कितना हो जाएगा 4। क्या 4 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है, लिख सकते हैं 4 पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग अलग संख्या माने, अगर पहला संख्या ही 12 माने, भाग है तो बीच में भाग का चिन्ह। लेकिन अगर हम लोग 3 के जगह पे संख्या ले लेते हैं 7, क्या 12 कटेगा पूर्ण रूप से 7 से? नहीं कटेगा। तो हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं? भाग का एक अर्थ में मतलब होता है भिन्न यानी बट्टा। यहाँ पे 12 भाग में 7 है तो इसको हम लोग 12/7 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 12/7 पूर्ण संख्या है? बोलेंगे नहीं, 12/7 पूर्ण संख्या नहीं है, 12/7 परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या का मान p/q के रूप में यानी भिन्न के रूप में होता है। हम लोग लिखेंगे 12/7 पूर्ण संख्या नहीं है, अतः पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।